तो आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन को। इस चैप्टर को अभी हम बहुत ही फास्ट पेस के अंदर कवर करेंगे, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपकी इजीली रिकॉल हो जाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं फोर्स क्या होता है। तो जो फोर्स होता है हमारा वो पुश या फिर पुल होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाते हैं तो आप उस पर क्या कर रहे हो, उसको पुश कर रहे हैं, उसको खींचते हैं तो पुल करते हैं, यानी दोनों केसेस के अंदर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स जो होती है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि वैल्यू भी होती है, जैसे कि 5 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। आप जो डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं फोर्स की मदद से। ठीक है, इस बात से भी आप इसको याद रख सकते हैं। फोर्स की ऐसा यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, जिसको कि कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला होता है। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं यहाँ पे कि मास और एक्सेलरेशन होता क्या है। यहाँ पे देखो, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो इसको F इक्वल टू एम इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो ए लिखा ना यहाँ पे, एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो अर्थ के वजह से भी होता है। तो जो अर्थ के वजह से एक्सेलरेशन होता है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। यानी हम इस ए की जगह पे जी को भी लिख सकते हैं। अगर ए की जगह पे जी को लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं फोर्स इक्वल टू एम जी हो जाएगा। फोर्स इक्वल टू एम जी हम लिख सकते हैं। अब ये एम जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एम जी जो है ना हमारा यहाँ पे एक प्रकार का फोर्स है, और एम जी हमारा जो वेट के बराबर भी होता है। अब ये वेट क्या होता है? वेट मतलब होता है जब एक इंसान जो इस अर्थ पे खड़ा है, इंसान का खुद का मास होता है बॉडी का, यानी वो अंदर से कितना फिल्ड हो रखा है कंप्लीट, उसकी बॉडी जो है वो एक मास सस्टेन करती है, तो उसका खुद का एक मास है। और अर्थ उसको नीचे की तरफ क्या कर रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से पुल कर रही है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करने पे आपका वेट के बराबर आता है। तो जो वेट होता है ना, जो हम कहते हैं हमारा वेट इतना है, तो वेट भी एक टाइप का फोर्स है। वेट भी हमारा फोर्स ही होता है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे फोर्स के दो कैटेगरीज होते हैं। फोर्स हमारा एक तो बैलेंस फोर्स होता है, एक अनबैलेंस होता है। बैलेंस मतलब बराबर, लेकिन बराबर फोर्स तो लगता है दोनों तरफ से, लेकिन एक ही याद रखनी है कि ये जो किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, बैलेंस के अंदर केवल एक कंडीशन ट्रू होती है हमारी, कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम इस तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट उसी जगह पे रहेगा। ठीक है, और अनबैलेंस के अंदर क्या होता है, एक तरफ से कम फोर्स लगाते हैं, एक तरफ से ज्यादा फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे जब फोर्स कम ज्यादा हो रहा है तो फोर्स का एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को नेट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट फोर्स। नेट फोर्स आप इसको एफ नेट इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेट फोर्स निकालने का तरीका होता है बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को माइनस कर दो, या दोनों फोर्सेस का डिफरेंस निकालो, छोटी सी बात यह है। तो 5 - 5 किया तो यहाँ पे 0 नेट फोर्स आया, यहाँ पे 10 - 3 किया तो 7 न्यूटन का नेट फोर्स आया है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा ये 7 न्यूटन के फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा यहाँ पे। आई होप कि इतना आपको क्लियर है। अब देखो हमें फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन भी एक प्रकार का फोर्स होता है। फ्रिक्शन का काम रहता है मोशन को अपोज करना, मोशन के अपोजिट लगने वाला फोर्स हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन कहलाता है। फ्रिक्शन हमारा एक कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट का मतलब है जब दो चीजें आपस में टच करेंगी, सर्फेसेस टच करेंगे, तभी वहां पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। इसका इजी एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड पे। ये ग्राउंड कैसा है? रफ ग्राउंड है। ठीक है, एक रफ एक ग्राउंड है, आप इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो जब फोर्स लगाएंगे तो इस पे लग रहा होगा फ्रिक्शन, जो कि एक अपोजिट फोर्स है। अपोजिट फोर्स जो लगेगा ना वो एक कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, इस ग्राउंड पे। इस ग्राउंड पे और इस ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ लग रहा होगा, इस प्रकार से फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा है। अब कुछ बातें और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए, कि हमारा कोई सा भी मास रखा होता है ना, कोई सा मास होता है, उसके सेंटर से अर्थ की तरफ लगता है mg। क्या लगता है? mg, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का खुद का कुछ वेट होगा ना, ये जो मास है इसका कुछ वेट होगा, यानी सेंटर पे लगता है mg। सेंटर पे mg लगता है, कोई सा भी इस दुनिया में ऑब्जेक्ट हो सबके सेंटर में mg लग रहा होता है। अभी जो mg नीचे को लगता है तो एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लगता है, एक ऊपर भी एक फोर्स लगता है, उस ऊपर वाले फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। अभी नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल हमारा mg के बराबर होता है, नॉर्मल इक्वल टू mg होता है। एक बात याद रखना कि नॉर्मल हमारा जब कोई सरफेस हमारा मतलब कांटेक्ट में आएगा ना ऑब्जेक्ट, तभी हमारा नॉर्मल लग रहा होगा वहाँ पे, सरफेस से जब कांटेक्ट में आता है। और जो नॉर्मल होता है ना हमारा एक कांटेक्ट फोर्स है। और नॉर्मल जो है, साथ साथ एक बात और याद रखनी कि नॉर्मल हमेशा आपका परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाली चीज़ है हमारी ये नॉर्मल। ठीक है, बस छोटी सी बात है, मेन फोकस हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन पे होना चाहिए। अब मैंने आपसे बोला था कि सरफेस आपका रफ है, तो जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्योंकि अगर स्मूथ है, फिसलता हुआ सरफेस, आप उस पर इजीली जा पा रहे होंगे, इजीली ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, यानी उसके ऊपर कोई भी अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा होगा।
लेकिन जब सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ से बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। फ्रिक्शन यहाँ पे 3 प्रकार का होता है वैसे। इसका जो ग्राफ है, ग्राफ आपके सिलेबस में होगा या नहीं होगा आपके लिए इतना कंपलसरी नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी। देखो, जो फ्रिक्शन होता है ना, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जिसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। एक होता है स्लाइडिंग या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। देखो यहाँ पे मतलब क्या है। स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ होता है, स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ होता है। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे आपको जो है कितना मिनिमम आपको फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, उसका आपको आइडिया नहीं है। उसका आपको आइडिया नहीं है, तो आप खड़े होकर क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स आप लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, आपको पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, जब तक ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया है, तब तक हम बोलेंगे यहाँ ग्राउंड पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक मतलब जिसने इस ऑब्जेक्ट को वहां पे रोका हुआ है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो आप पे डिपेंड करती है। मतलब क्या है इसका मतलब है, मान लीजिए आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और अगर ये ऑब्जेक्ट 50 न्यूटन के फोर्स के बावजूद भी नहीं हिल पा रहा है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है 50 न्यूटन खुद ब खुद एडजस्ट हो चुका है। आप 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, सामने से ऑब्जेक्ट भी 30 न्यूटन का फ्रिक्शन ले रहा है। इसका मतलब क्या, स्टैटिक जो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, खुद ही एडजस्ट करता रहता है। कब तक एडजस्ट करेगा, मान लो हो सकता है इसकी जो लिमिट है ना, इसकी जो लिमिट है वो 101 न्यूटन हो। तो आपने 100 न्यूटन तक फोर्स लगाया, तो यहाँ से स्टैटिक भी 100 न्यूटन तक का हो गया। लेकिन जैसे ही 101 न्यूटन आपने 1 न्यूटन का फोर्स और लगाया, तो ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया। तो ये जो 101 न्यूटन की वैल्यू है ना, ये हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, यानी वो लिमिट है उसकी कि इस लिमिट तक वो हैंडल कर पाएगा। अब ऑब्जेक्ट हमारा स्लाइड करने लग गया, या यूं कह लो मोशन के अंदर आ गया, तो काइनेटिक में आ चुका है। अब जब वो मोशन में आ गया तो उसके अंदर लगता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग या फिर काइनेटिक, ये हमारा एक कांस्टेंट रहता है कि ऑब्जेक्ट हमारा वैसा मूव करता हुआ चलता जाएगा। रोलिंग का मतलब क्या, रोलिंग मतलब होता है जब आपका सरफेस पे ऑब्जेक्ट जो रोल करता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम वैल्यू पोजेस करता है, सबसे कम वैल्यू पोजेस करता है, क्योंकि रोल करना बहुत आसान है। रोल करना बहुत आसान है, तो मतलब फ्रिक्शन बहुत कम है, बहुत कम मतलब रोलिंग फ्रिक्शन सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। इसके ग्राफ की अगर बात कर ले, तो आप क्या करते हैं, बहुत देर तक फोर्स लगा रहे थे, बहुत देर तक फोर्स लगा रहे थे, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे थे। अच्छा, ग्राफ में यहाँ लिखा क्या है, एफ मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसे रोक रहा है, और यहाँ पे फोर्स आप कितना अप्लाई कर रहे थे उसके बारे में चर्चा की गई यहाँ पे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका लगता जा रहा था स्ट्रेट, ऐसा लगता गया, ठीक है। एकदम से वैल्यू फिर जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन को टच किया तो वैल्यू ड्रॉप हो गई एकदम से। फ्रिक्शन एकदम से कम हो गया, तभी तो आप उसको पुश कर पा रहे हो। फ्रिक्शन एकदम से कम हो गया तो फ्रिक्शन एकदम से ऐसे ड्रॉप कर गया, ड्रॉप कर गया। उसके बाद एक कांस्टेंट फ्रिक्शन लग रहा था जिसपे कि आप उसको इजीली मूव कर पा रहे थे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे आपका होता है लिमिटिंग, ये आपका होता है स्लाइडिंग, और ये जो लग रहा है आपका यहाँ तक, ये आपका स्टैटिक होता है। बहुत छोटी सी बात है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं, जो कि एनएलएम है। एनएलएम का मतलब होता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो हमें न्यूटन के लॉज पढ़ने हैं। यहाँ पे 3 लॉज है, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डेफिनेटली आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सभी लॉज को एक एक करके डिस्कस करते हैं और बिल्कुल डिटेल में समझेंगे क्या कौन सा लॉ हमसे कहता है। तो एनएलएम 1 जो है हमारा, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे इन मोशन और रेस्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। ये उसकी रहने की क्षमता है, उसकी टेंडेंसी है। इनर्शिया हमारा मास पर डिपेंड करता है, इस बात को समझते हैं। मान लेते हैं एक पतला व्यक्ति खड़ा हुआ है और एक बहुत ही मोटा व्यक्ति खड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए कि आप किस व्यक्ति को इजीली धक्का मार पा रहे होंगे, किस व्यक्ति को धक्का मार पा रहे होंगे। मान लेते दोनों भी रेस्ट के अंदर है, दोनों भी रेस्ट के अंदर है, ये भी रेस्ट में है, ये भी आपका रेस्ट में। ज्यादा धक्का मार के मूव करना मुश्किल किसको होगा, मोटे आदमी को मुश्किल होगा बहुत ज्यादा। आप उसको इजीली पुश नहीं कर पा रहे होंगे, इजीली उसको धक्का नहीं दे पा रहे होंगे। इसका मतलब उसकी रेस्ट में रहने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। इसका मास कम है तो इसकी रेस्ट में रहने की टेंडेंसी कम है। और आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर, इन लोगों के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। आप बाहर से एक फोर्स लगा रहे हैं, खुद एक बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, तो आप इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल तो लगा रहे हैं, साथ साथ एक अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप सेम फोर्स लगाओगे, बैलेंस फोर्स लगाओगे, तो मूव ही नहीं करेंगे। तो आप इन पर अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो। इससे क्या समझ में आता है हमें, फर्स्ट लॉ हमसे कहता है एक ऑब्जेक्ट जो है जब तक रेस्ट में रहता है या फिर मोशन में रहता है, कैसे, और ये हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन की बात करें, ठीक है। कब तक रहता है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। यही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। इनर्शिया हमारा अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था दोनों व्यक्ति रेस्ट में, तो इसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर आप फोर्स लगाओगे, मूव करने लग जाएगा, तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन के अंदर, आप उसको रोकने के लिए फोर्स लगाओगे तो आप वहाँ पे आपका इनर्शिया ऑफ मोशन देखने को मिलता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, गाड़ी एक सर्कुलर पाथ के अंदर चलती है, सर्कुलर पाथ में चलती है, तो होता क्या है, अब गाड़ी सर्कुलर पाथ में चल रही है, लेकिन गाड़ी चलना चाहती सीधा, लेकिन सर्कुलर पाथ में आप उसको लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इनर्शिया को थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे
कि आप एक बस के अंदर हैं और बस के अंदर आप जा रहे हैं, बस इस तरफ को मूव कर रही है, मोशन कर रही है बस इस तरफ को, और आप बस में कैसे हैं, आप तो रेस्ट में है लेकिन आप बस के अंदर है, इसलिए आप भी टेक्निकली मोशन कर रहे हैं लेकिन आप तो रेस्ट में है ना। रेस्ट में तो होगा क्या, बस जब मोशन करने लग जाएगी तो एकदम से आपको फोर्स एक फील होगा, या बस जब रुक भी जाएगी तब भी आपको एक फोर्स फील होगा। क्यों होगा, ये इनर्शिया की वजह से, क्योंकि आप रेस्ट में ही रहना चाहते हो। दिस इज द कंडीशन यार। यहाँ पे एक और होता है कि आप जो एक कॉइन रख सकते हैं ऐसे कार्ड के ऊपर, कार्ड को फ्लिक करेंगे तो कॉइन आपका यहीं रहेगा मतलब हवा में नहीं रहेगा कॉइन, मतलब जस्ट ऐसे एग्जैक्टली आपका नीचे गिर जाएगा और ये आपका कार्ड फ्लिक करके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी इनर्शिया की वजह से होता है, क्योंकि जो हमारा कॉइन है ना वो रेस्ट में रहना चाहता है, रेस्ट में ही रहेगा, वहीं रहेगा रेस्ट में ही। ठीक है, अब NLM2 को डिस्कस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है NLM2, तो डेफिनेटली आपसे एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। NLM2 की डेफिनेशन पे अगर हम जाए तो कहती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझते हैं। देखो, पहली बात, सेकंड लॉ का फॉर्मूला जो होता है ना वो F=ma होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, फोर्स हमारा सेकंड लॉ से निकल के आता है। मोमेंटम की बात कर लेते हैं पहले कि मोमेंटम क्या होता है। एक ही टर्म को ब्रेक डाउन करके समझेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब इंपैक्ट भी होता है। जैसे एक बॉल है, छोटी सी बॉल है, आप उसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो आपके दोस्त को वो बॉल बहुत जोर से लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी को ऐड किया, यानी मोमेंटम आपका वेलोसिटी के बढ़ाने से बढ़ जाता है। या किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत जाता है तभी मोमेंटम ज़्यादा ही होगा। मोमेंटम को पी सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो एमवी होता है, मास को लिखते हैं केजी में, वेलोसिटी को लिखते हैं मीटर पर सेकंड में, तो केजी मीटर पर सेकंड इसका यहाँ पे वो यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोमेंटम जो होता है ना, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर बदलाव आ रहा है। बदलाव कैसे आएगा, मान लेते एक बॉल है, बॉल का इनिशियली कुछ मास है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब बॉल के अंदर क्या है, बॉल का मास तो रहेगा और उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी भी होगी। तो एम यू और एम वी, ये क्या, ये दोनों मोमेंटम ही है, बिल्कुल है। चेंज निकालना, चेंज मतलब फाइनल वाले में से पहले वाले को माइनस करो, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है इसका फॉर्मूला। चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से भी दिखा सकते हैं। डेल्टा मतलब होता है कि चेंज होता है, चेंज मतलब मोमेंटम के अंदर चेंज आ रहा है तो डेल्टा से दिखा सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एम वी माइनस एम वी हो गया। ठीक है, यहाँ पे बोला था द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब होता है, रेट जब भी टर्म आएगा इसका मतलब हम किसी चीज को टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। टाइम से कंपेयर करना मतलब यहाँ पे टाइम से इसको डिवाइड कर रहे होंगे। इस फॉर्मूले को टाइम से डिवाइड करेंगे, दोनों के अंदर मास कॉमन है, मास को बाहर ले लेंगे तो बच जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई टी। आप देखोगे कि v माइनस यू इक्वल टू क्या होता है, आपका AT होता है, आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि v माइनस यू बाई टी इक्वल टू a होता है। तो a पुट करोगे तो फोर्स आपका मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर आ गया। और ये क्या आपका, ये आपका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की वजह से फोर्स में भी बदलाव आता है, फोर्स में बदलाव आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस। ठीक है, सेम ही वो डेफिनेशन है उसका। एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी बुलेट है, छोटी सी बुलेट को बहुत हाई वेलोसिटी के साथ अगर चलाओगे तो किसी व्यक्ति को मार सकती है। रॉकेट आपका एक्सेलरेट करता है तो उसमें भी फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। क्रिकेटर अपने हाथों को पीछे करता है बॉल को कैच करते हुए, तो करता क्यों, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं इस बात को। हाथों को पीछे करता ही क्यों है, तो बॉल जब आ रही है ना, तो बॉल का मास है और उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो बॉल बहुत स्पीड में आ रही है, उसके हाथ पे लग सकती है चोट। तो कैच ऐसे नहीं करता कि सीधा कैच कर लेगा एकदम से, नहीं, वो हाथों को पीछे लेके जाता है, हाथों को पीछे लेके जाता है। पीछे ले जाने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, टाइम को बढ़ा रहा है, वो टाइम को बढ़ा रहा है। और जब यहाँ पे टाइम एक्सटेंड करता है, टाइम जब बढ़ता है तो क्या होता है, समझो इस बात को। देखो, मोमेंटम हमारा क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर उसने टाइम बढ़ा दिया तो मोमेंटम की वैल्यू ऑटोमेटिकली घट जाएगी। बेसिक मैथमेटिक्स है, मोमेंटम अगर घट जाएगा तो मोमेंटम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, फोर्स पे, तो फोर्स भी आपका कम लगेगा, यानी आपको चोट कम फील होगी। इसको अगर एक और तरीके से समझे हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक हाइट से अगर एक व्यक्ति कूद जाता है ग्राउंड की तरफ, तो ग्राउंड पे जब वो गिरता है तो गिरने के बाद वो मर जाता है। लेकिन जब वो हवा में था, जब तक वो हवा में था, यानी उसका कुछ मास और वेलोसिटी रहा होगा, क्या वो हवा के अंदर मर रहा था, नहीं, हवा के अंदर मोमेंटम था उसका, लेकिन वो मरा नहीं। जैसे ही वो ग्राउंड पे टच हुआ, एक्चुअली रीजन क्या है, मोमेंटम था उसके बॉडी के अंदर, उसका खुद का मास है, वेलोसिटी है, तो उसको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, गिरने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो मोमेंटम क्या होगा, बहुत कम होगा वहां पे, है ना। टाइम वहां पे डिले कर रहा है, वो टाइम को डिले कर रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन एकदम से जब गिर रहा है इस पॉइंट पे, ग्राउंड पर जब गिरता है तो टाइम एकदम से बहुत छोटा टाइम लगता है, कुछ सेकंड पे बिल्कुल आके वो पॉइंट पे गिरता है वहां पे, तो बिल्कुल छोटा टाइम हो गया। जब बहुत छोटा टाइम आएगा तो मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, टेक्निकली उसकी हड्डियां वगैरह टूट जाएंगी और वो मर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। और यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जब हम एक कोकोनट को ब्रेक करते हैं। ठीक है, कोकोनट जब तक हवा में लेके मारते हैं तब थोड़ी टूटता है, जब ग्राउंड को टच करता है तब टूट जाता है। जो ग्राउंड को टच किया ना, तो टच करने में बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए टच करता है और टाइम बहुत छोटा हो जाता है, मोमेंटम बढ़ जाता है, तो फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, वो ब्रेक कर जाता है।
कॉन्सेप्चुअल बात है ये, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। यहाँ पे फोर्स को हम ये भी कहते हैं कि चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम है, वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स है, डिनोमिनेटर को बढ़ाते हो तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली कम होता है, इतना मैथ्स आपको आता होगा उम्मीद करता हूँ। NLM3 की बात करते हैं यहाँ पे। NLM3 हमसे कहता है कि हर एक एक्शन पे एक इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है और ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। इस बात को याद रखना, यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, एक ही ऑब्जेक्ट पे NLM3 अप्लाई नहीं होता है। बहुत ईजी है बात ये। आप एक व्यक्ति को चांटा मारते हैं, वो भी आपको चांटा मार रहा है, तो यहाँ पे एक्शन का रिएक्शन मिल रहा है और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं लिखना होता आपको एग्जाम में। यहाँ देखो, मान लेता आप एक वॉल को पुश कर रहे हैं, तो आप वॉल को पुश कर रहे हैं, तो आपने वॉल को पुश किया, तो आपने वॉल के ऊपर एक फोर्स लगाया, तो यहाँ पे जो वॉल है ना, वॉल भी आपके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, वॉल भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है इस केस में। तो इसे हम NLM3 बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका एक हो सकता है, अगर आप एग्जाम में इसको लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि फोर्स AB इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स BA। माइनस यहाँ पे डायरेक्शन को दिखाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। AB का मतलब है फोर्स ऑन A ड्यू टू B, और यहाँ पे फोर्स ऑन B ड्यू टू A। इस बात को लिख लेना जो मैंने बताया, ठीक है। फोर्सेस जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, लेकिन उनका एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, इस बात को याद रखना है। इस बात को याद रखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे व्यक्ति लगा रहा है फोर्स, मान लो यहाँ से लगा रहा है 5 न्यूटन, दीवार भी 5 न्यूटन तो लगा रही है, लेकिन क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? सेम नहीं होगा। अब आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे अर्थ कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब इस वॉल का एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया, इस इंसान का एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया? तो बेटा जी, आप फोर्स लगा रहे हो, अगर फोर्स लगा रहे हो है ना, तो कहीं ना कहीं मास तो है ही, पहले से फोर्स भी लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। आपको दिखे ना भले, लेकिन कर रहा होगा, ठीक है। फिजिक्स ऐसी काम करती है, क्या किया जाए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा, बट आपको नहीं दिख रहा है, डजंट मीन कि वो हो नहीं रहा है, ठीक है। जैसे आपका अर्थ है, अर्थ है, एक अर्थ ले लो, एक एप्पल ले लो। एप्पल एप्पल भैया, एप्पल जो गिर गया था, ठीक है, न्यूटन के सिर पे। तो एप्पल जो है ना, एप्पल का भी एक एक्सेलरेशन है और इस अर्थ का भी एक्सेलरेशन है, दोनों का एक्सेलरेशन है। एप्पल का भी एक्सेलरेशन है और इस अर्थ का भी एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? फॉर्मूला पता है ना? फॉर्मूला क्या होता है? देखो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय मास होता है। फोर्स बाय मास होता है, ठीक है। इसको आगे भी समझते हैं जब इसका टॉपिक आएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, जो कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में अच्छे से समझना चाहिए। इजीली बताता हूँ आपको क्या है। पहली बात तो इसके अंदर याद रखना कि टेंशन क्या होता है। टेंशन का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स होता है जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर या फिर थ्रेड के अंदर लगता है, एक स्ट्रिंग के अंदर या फिर एक थ्रेड के अंदर लगता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग या फिर जो थ्रेड होता है ना आपका, वो मासलेस होता है और इनएक्सटेंशिबल होता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो जैसे धागा होता है, ठीक है, धागा का खुद का तो कोई मास नहीं होता ना, तो स्ट्रिंग वगैरह जो होता है उसका खुद का कोई मास नहीं है और वो इनएक्सटेंशिबल है। इसका मतलब उसको और खींच के लंबा नहीं किया जा सकता, ऐसा मान के चलता है। आइडियल केस है, ठीक है, इसे हम आइडियल केस बोलते हैं, तो ऐसा हमें मान के चलना है। अब यहाँ पे नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है? नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है, या फॉर्मूला कह लो फोर्स का ही, वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। बट एफ नेट की अगर बात कर लें, एफ नेट का मतलब होता है कि टोटल मास इंटू में एक्सेलरेशन करते हैं। और एफ नेट का मतलब क्या होता है? फोर्सेस का डिफरेंस, फोर्सेस का डिफरेंस होता है। टेंशन हमारा एक पुलिंग फोर्स है। पुलिंग मतलब होता है, इसका कहने का मतलब है एक जैसा धागा है, ठीक है। धागे को अगर आप दोनों तरफ से पुश करने लग जाओगे, तो पुश करने पर वो ऐसे ढीला पड़ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। आप धागे को हमेशा स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच करते हो, ठीक है, दोनों तरफ से खींच के स्ट्रेच करोगे, तो एक पुलिंग फोर्स है। टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से कि एक्सेलरेशन आपका एफ नेट बाय टोटल मास हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में तो आपका एक्जैक्टली आप यही एक्सप्लेन कर देंगे पूरा, आपको डेफिनेटली 100% पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप पूरा यही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट हमारा, एक 3 kg का, एक 2 kg का है, और ये ब्लू कलर का जो है ना, ये थ्रेड है। ये क्या है? थ्रेड या फिर स्ट्रिंग कह लो, ये एक स्ट्रिंग है हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ से खींच रहे हैं, इधर से 20 न्यूटन से खींच रहे हैं, इधर से 5 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो दोनों तरफ से खींचा तो स्ट्रिंग हमारी टाइट हो जाएगी। स्ट्रिंग हमारी टाइट हो जाएगी तो स्ट्रिंग के अंदर क्या लगेगा? टेंशन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? टेंशन फोर्स। टेंशन भी एक टाइप का फोर्स ही होता है, तो टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और याद रखना, जो सर्फेस है ना आपका, सर्फेस आपका स्मूथ है। कैसा सर्फेस है? एक स्मूथ सर्फेस है। स्मूथ मतलब है यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन का किस पे एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन हम पहले यहाँ पे सर्फेस को स्मूथ मान लेते हैं। सर्फेस को पहले हमने यहाँ पे स्मूथ मान लिया है, ठीक है। अब देखो क्या बात समझ में आती है यहाँ पे कि एफ नेट आपका, एफ नेट जो होता है ना, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब कौन सा मास? टोटल मास, ठीक है, टोटल मास होता है। अब देखो यहाँ पे पहले नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट में, देखो आपको सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट बोला है, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे और उनका पूरा सिस्टम क्रिएट होगा। इस पूरे सिस्टम पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी 3 kg 2 kg का पूरा कंप्लीट सिस्टम हमने बनाया है, और इस पूरे सिस्टम के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पूरे सिस्टम पे फोर्स लगा रहे हैं। तो पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लगा रहे हैं ना, इधर देखो, इधर 5 न्यूटन का लगा रहे हैं, इधर 20 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो पूरे सिस्टम का एफ नेट निकालो पहले। पूरे सिस्टम का एफ नेट निकालोगे, एफ नेट कैसे निकालोगे? 20 न्यूटन में से माइनस कर दोगे 5 न्यूटन को, पूरे सिस्टम का बोला मैंने, तो पूरे सिस्टम का कितना आ जाएगा?
15 न्यूटन आ जाएगा नेट फोर्स, ठीक है। और टोटल मास आपको पता है 3+2 kg, 3+2 kg 5 kg आ गया। तो एक्सेलरेशन आप क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है आपका कि आपका एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है ना वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है। अब आप इस 3 kg वाले ऑब्जेक्ट को देखो, 3 kg वाले ऑब्जेक्ट को देखो, इस तरफ से लग रहा है इस पर 5 न्यूटन, ठीक है। और इस तरफ लग रहा है, इस तरफ क्या लग रहा है आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे इस चीज़ को। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस तरफ क्या लग रहा है, इस तरफ लग रहा है आपका टेंशन, टी फॉर टेंशन। देखो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन लग रहा है, इधर से भी टेंशन लग रहा है, स्ट्रिंग खींच रहा है हमारा तो टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो आप इस ब्लॉक को जब देख रहे हैं 3 kg का, तो इस तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, इस तरफ टेंशन लग रहा है। दोनों में से बड़ा फोर्स कौन सा है? बड़ा वो होता है जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है। आप सीधा सा दिमाग लगा लो, अगर 20 न्यूटन का फोर्स राइट साइड पे, तो राइट की तरफ पूरा सिस्टम मूव करेगा। जिस तरफ ज्यादा फोर्स है उसी तरफ सिस्टम पूरा मूव करेगा 20 न्यूटन की तरफ। यानी टेंशन की वैल्यू यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, टेंशन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो एफ नेट होता है ना वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फॉर्मूला। ये तो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा यहाँ पे टेंशन, टी फॉर टेंशन में से माइनस कर देंगे 5 न्यूटन को, डिफरेंस लेना होता है नेट फोर्स का, इक्वल टू में मास हमारा 3 और एक्सेलरेशन हमारा 3, ठीक है। इसके लिए तो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं 3×3=9 होता है आपका, और टी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 14 न्यूटन। तो टेंशन आपका 14 न्यूटन आ गया स्ट्रिंग का। अब सिमिलरली यहाँ पे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी लेके देख सकते थे, जो कि हमारा 2 kg वाला है। अगर आप 2 kg वाले ब्लॉक के लिए देख लें तो आपको समझ में आएगा कि इस तरफ को लग रहा है 20 न्यूटन, इस तरफ लग रहा है टेंशन। टेंशन ऑफकोर्स हमारा छोटा है, तो 20 में से माइनस कर देंगे टेंशन को, इक्वल टू में मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 2×3 कर देंगे। 2×3=6 और माइनस टी और 20 है यहाँ पे, तो टी बराबर यहाँ भी कितना आ जाएगा, यहाँ भी 14 न्यूटन आ जाएगा। दोनों केसेस में सेम ही टेंशन हमारा निकल के आ रहा है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा कि आपको एक्सप्लेन करना है फोर्सेज एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, आप पूरा ये कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे वहाँ पे, एग्जाम्पल भी खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए गए हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि और भी जो चैप्टर्स हैं, लाइक आपका सेल हो गया, आपका मोशन हो गया, आपका मैथमेटिक्स के अंदर जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पहले चैप्टर आपकी बुक का, वो सब कुछ भी यहाँ पे हम जो है कवर कर रहे हैं फास्ट रिविजन के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।